हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीक के क्लासेस में। आज हम भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर देख लें। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं करा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, रोडयुक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। सबसे पहले मैं बता दूं, जो इसका जो कंसेप्ट है वो है घर्षण का। घर्षण बोलते हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला जो होता है वो होता है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा जो होता है स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तीसरा जो होगा वो होगा रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला जो होता है वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंग्लिश में बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल, और स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं सर्पी घर्षण बल, और रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं लोटनिक घर्षण बल। एक एक करके हम इन्हें समझेंगे। सबसे पहले बता दूं कि जो पहला होता है वो होता है स्थैतिक घर्षण बल। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन इस प्रकार है, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका जो परिणाम जो होगा वो बल के बराबर तथा दिशा बल की दिशा के विपरीत होती है। जो दिशा होगी वो बल की दिशा के विपरीत होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो तुम्हें पता चल गई। क्योंकि जो जैसे कोई सतह है, मैं बताऊं तुम्हें, कोई ये सतह है और सतह पर कोई वस्तु रखी है, और जब हम इस पर बल लगाएंगे इधर साइड अपोजिट डायरेक्शन या सीधी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये जो वस्तु है इससे खिसकने की नहीं है, अपना स्थान मतलब कि स्थान से नहीं हिलेगी, वो वहीं बनी रहेगी। तो इसमें जो इन दोनों की सतहों के बीच जो बल लगेगा वो स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। इसमें जो बल का जो मान होता है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि वो खिसकने की नहीं। अगर हम किसी को बल लगाएंगे तो वस्तु खिसकने की नहीं, तो बल ज़्यादा लगाने पर भी वो वस्तु नहीं खिसकती। तो इसमें जो बल का जो मान होता है वो अधिक होता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरा। जो दूसरा होता है स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसे बोलते हैं सर्पी घर्षण बल। इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। कैसे? जैसे कोई सतह है, ये वस्तु रखी है, अगर हमने इस पर बल लगाया तो ये थोड़ी सी खिसक गई, इधर खिसक गई, तो इस सतह और वस्तु की सतह के बीच जो घर्षण लगेगा वो सर्पी घर्षण बल। जो खिसक जाती है तो वो क्या होगा सर्पी घर्षण बल होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं लोटनिक घर्षण बल। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा लोटनिक घर्षण बल, जिसे बोलते हैं हम रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इसी घर्षण बल से पूछे जाते हैं, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ही। हम रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की क्या परिभाषा है? रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर, मतलब कि एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, अगर इस पर कोई लुढ़क रही है, मान लिया जैसे बैलगाड़ी है, पृथ्वी की सतह है, मतलब रोड है, रोड पर बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का जो पहिया है वो इस पर रुढ़क ही तो रहा है, रुढ़कता ही तो है, वही बस लोटनिक घर्षण बल है। इन दोनों के बीच जो घर्षण बल होगा वो लोटनिक घर्षण बल होगा, और इसमें जो बल का जो मान होगा वो सबसे कम होता है, इसमें बल बहुत कम लगता है, तो इसे बोलते हैं लोटनिक घर्षण बल। अब मैं इसकी कुछ विशेषता बता दूं कि घर्षण बल की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसकी विशेषता ये होती है, सबसे पहली जो विशेषता है, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल भी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वे सतह किस प्रकृति की है। पहली विशेषता तो यह है। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि लोटनिक घर्षण बल का मान
सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण बल का मान जो होगा वो सबसे अधिक होता है। ठीक है नहीं। तीसरी विशेषता ये है, घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए जो मशीनों में लुब्रिकेट या बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं वो सर्पी घर्षण को लोटिंग घर्षण के लिए मतलब जो सर्पी घर्षण है वो लोटिंग घर्षण में बदल देते हैं। मैं बताऊं, जैसे कि साइकिल है, साइकिल की चेन है। अब साइकिल की चेन में हम लगाते हैं ना कभी कभी ग्रीस लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो सर्पी घर्षण को ग्रीस जब हम उस चेन पर लगा देते हैं, जैसा हमने कोई चेन है इस पर हमने ग्रीस लगा दिया, अब जब इस पर हम ग्रीस लगाएंगे तो ये सर्पी घर्षण हो रही थी, मतलब कि इसमें बल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, और जब हम इस पर ग्रीस लगा देंगे, लुब्रिकेट कर देंगे, मतलब कि चिकना कर देंगे इसे, तो इसमें जो होगा वो घर्षण वो लोटिंग घर्षण बल, मतलब कि सर्पी घर्षण बल को लोटिंग घर्षण बल में, मतलब कि रोलिंग घर्षण बल में, तो जब हम पेंडल मारेंगे तो वो बहुत ही आसानी से चलेगी, मतलब कि हल्की चलेगी फिर वो पहले से। तो ये इसकी विशेषता होती है। और एक लास्ट विशेषता यह है, ठोस सतहों के मध्य जो घर्षण अधिक होता है, मतलब जो ठोस वस्तु होंगी उनके मध्य में मतलब कि जो मध्य घर्षण बल होगा वो अधिक होता है, और द्रव सतहों के मध्य उसमें कम होता है। जब भी कोई द्रव वाली वस्तु होंगी तो उनके मध्य जो घर्षण बल होगा वो कम होगा, और वायु और ठोस सतहों के बीच घर्षण सबसे कम होता है। अगर कोई वायु है और ठोस वस्तु है तो इनके बीच जो घर्षण होगा वो सबसे कम होता है। ये इसकी विशेषता थी। अब चलो हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, क्योंकि पैर तथा बर्फ है के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम रोड़ी और पैर के मध्य जो घर्षण बल होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और पैर और बर्फ के मध्य जो घर्षण बल होगा वो कम होगा, क्योंकि चिकने पर जो होगा वो घर्षण बहुत कम होता है जब हम लुब्रिकेट किसी चीज़ को कर देते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था एग्जाम्पल कि साइकिल पर हम ग्रीस लगा देते हैं उसके पेंडलों में, तो उसमें जो साइकिल में जो होगा वो थोड़ा सा मतलब चिकनी हो जाती है, और वो आसान मतलब कि बहुत ही ईजी चलनी शुरू हो जाती है। तो यही कारण है कि बर्फ़ पर हमारा जो पैर है वो फिसल जाता है अकॉर्डिंग टू रोड़ी युक्त सड़क की वजह से। ठीक है नहीं। अब जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी आंसर, इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। अब तुम्हें पता चली गया होगा कि घर्षण क्या है और कितने प्रकार का घर्षण होता है, घर्षण की क्या परिभाषा है। अब तुम आराम से क्वेश्चन लगा लोगे। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान। देखो ये भी बिल्कुल उसी लोटनी घर्षण में बता रहा हूँ कि जो रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उस पर आधारित बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इस तीसरा जो घर्षण बल होता है इस पर ही सवाल पूछे जाते हैं। अब तुम आराम से इसका आंसर लगा लोगे। तो इसका जो आंसर होता है वो लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बिल्कुल सही आंसर है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर पहले से, देखो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अब तुमने डेंसिटी पढ़ी होगी, डेंसिटी क्या होती है, घनत्व होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, m/v होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। जितना आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, अगर आयतन घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो जो समुद्र के जो पानी की डेंसिटी मतलब घनत्व होता है वो अधिक होता है नॉर्मल पानी के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से वो जहाज ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, इसका आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है, पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, ये बिल्कुल सही है, घनत्व, ये घनत्व पर आधारित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। ये ह्रास कितना होता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है, पहला ही इसका ऑप्शन है, विस्थापित पानी के भार के बराबर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि
पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ पानी के जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील के घनत्व अधिक होता है। स्टील का घनत्व पानी की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। पारे का घनत्व स्टील के अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी या पारे की सतह पर तैरेगी या घुल जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी इसके लिए, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है, किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, मतलब किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, वो होता है डी। इसका करेक्ट आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो इसका जो मान होगा वो घनत्व होगा। घनत्व अपरिवर्तित रहता है अगर वस्तु की मात्रा बदल दी जाए तो। आयतन में भी परिवर्तन होगा, भार में भी और द्रव्यमान में भी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो समुद्र की जो डेंसिटी हो, समुद्र के पानी की जो डेंसिटी होती है वो नॉर्मल पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसमें तैरना आसान होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है सी। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका जो आंसर होगा निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग, मतलब आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 1/9। अब जो बच्चे 1/10 बता रहे होंगे वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो नॉर्मल पानी में अगर होता, नॉर्मल पानी में होता आइसबार का मान तो वो 1/10 होता। पर ये क्या कह रहा है, समुद्र में प्लवन करते हैं आइसबर्ग का, तो समुद्र में डेंसिटी अधिक होगी, तो इसका मतलब 1/9 इसमें होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, गहराई बढ़ने के बाद द्रव का घनत्व घटता है। तो इसका जो आंसर है वो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब है वो बढ़ता है। बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसका बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट। देखिए, अगर वीडियो सही लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण या पानी की श्यानता के कारण। चौराहे पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जो इसका आंसर है वो है ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। पानी के हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा
निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी है। ये दाब नहीं है, ये दाब है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण जो इसका गलनांक है वो घट जाता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आंसर इसका सही है। अगर क्षेत्रफल तुम्हारा ज़्यादा होगा तो दाब ऑटोमेटिक है वो कम ही होगा। अगर जैसे आप कहीं दलदली इलाके में गए, मान लो कि अगर तुम दलदली इलाके में गए, दलदली इलाके में आप अगर पैर रखोगे तो पैर का जो क्षेत्रफल होगा वो थोड़ा कम होगा तो आपका पैर नीचे धंस जाएगा। अगर तुम अपने क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो तुम एकदम नीचे नहीं जाओगे। अगर तुम लेट जाओ तो अगर तुम किसी दलदली इलाके में एकदम अगर लेट जाते हैं तो एकदम नीचे नहीं जाते, क्योंकि क्षेत्रफल उसका बढ़ जाता है। तो यही कारण है, अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होता है। ठीक है, नहीं ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। दाब अधिक होने से बर्फ़ का जो गलनांक है वो घट जाता है, जो आपस में चिपक जाते हैं। आज के लिए इतना ही। सॉरी, आज 19 सवाल है, एक सवाल थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा रह गया, पर कोई नहीं। कल जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें 2-3 सवाल एक्स्ट्रा करवा दूंगा। अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।